नमस्ते भारत, मैं हूँ कुमार गौरव झा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ एजेंसी। मैं आपके सामने आज जो विषय लाया हूँ वो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस विषय पे शायद चर्चा पहले कभी हुआ हो, किसी पत्रकार ने चर्चा किया हो, लेकिन मैं कुमार गौरव एक क्राइम रिपोर्टर हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं ऐसे खबर को मीडिया के माध्यम से भारतवर्ष के वासियों को दिखाऊं जिससे जागरूकता फैले, लोगों को समझ में आए जो एक उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है। और हम जो एक डॉक्टर को भगवान मानते हैं, आज के समय में वो डॉक्टर क्या भगवान हैं या नहीं, ये एक शीर्षक है और शीर्षक का मुख्य नाम जो है वो है भगवान, डॉक्टर और इंसान। क्योंकि भगवान पे हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर पे भी हम लोग विश्वास करते हैं जो मुझे वो ठीक कर देंगे, तो मैं उसे भगवान का रूप मानता हूँ या हम लोग उसे भगवान का रूप मानते हैं। और इंसान के बारे में समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंसान एक तरह के नहीं होते, लेकिन इंसान होते हैं। सभी इंसान के लिए डॉक्टर या कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी हो, वो सारे एक बराबर हैं। आज का जो शीर्षक है भगवान, डॉक्टर और इंसान, ये मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि मेरे पास आज से कुछ दिन पहले एक केस आया, केस नहीं कह सकते हैं, एक खबर मिला मुझे आकार मेडिकल सेंटर, लेकिन वहाँ लिखा था आकार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये दोनों में फ़र्क है, मैं आगे बताऊंगा क्या फ़र्क है। वहाँ पे मेरे एक मित्र ही कह सकते हो आप, मेरे मित्र हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से नाता रखते हैं और उनका एक अच्छा सा मतलब खासियत देखा है मैंने, जो लॉकडाउन के समय में उन्होंने गरीबों का मदद जिस प्रकार किया, जो अपना कर्म था उनका, उसको आधार बना के जिस तरह से उन्होंने लोगों का मदद किया है वो काबिल तारीफ़ है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन चलते हम अपने विषय की तरफ। क्या कोई डॉक्टर भगवान के रूप में दानव हो सकता है? मैं मानता हूँ शायद नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं जो भगवान का रूप साक्षात मुझे दिखा है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो सच में भगवान के रूप में दानव बन के सामने आ गए हैं और उनका काम है सिर्फ इंसान का इलाज नहीं करना, सिर्फ इंसान को पैसे बनाने का मशीन समझना। और हम लोग बस ये समझते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल है, अच्छा होगा और वहाँ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे इलाज से ज़्यादा ठगी होता है। ऐसा ही केस सामने आया है मंडोली, जो दिल्ली में पड़ता है, और वहाँ पर आकार जो हॉस्पिटल है उसकी घटना है ये। मेरे जो मित्र हैं उनका नाम राजू है, ऐसे हम लोग राजीव सर बोलते हैं उनको। तो राजीव सर का एक छोटा सा घाव हुआ और वो मंडोली में ही रहते हैं और मंडोली में आकार हॉस्पिटल जाकर के उन्होंने इलाज करवाने का सोचा और आकार हॉस्पिटल में उन्होंने जो ट्रीटमेंट करवाया वो ट्रीटमेंट उनके लिए मौत का सबक बन गया। मतलब वो मरे नहीं हैं, लेकिन मरते मरते बचे हैं। और खर्च देखा जाए तो उस हॉस्पिटल ने एडमिट से पहले ही 40,000 रुपये एडवांस ले लिए ताकि मरीज़ इलाज हो अथवा ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीधा पैसे को अहमियत देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलता जो हर एक हॉस्पिटल ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पैसे तो लगते हैं लेकिन इलाज भी बहुत बेहतरीन तरीके से होते हैं।
तो आज हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है प्राइवेट हॉस्पिटल। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल जो बनाए जाते हैं, क्या वो या भारतीय कानून जो एक्ट पास की है उनके लिए, तो क्या वो उनका पालन करते हैं? ये एक मुख्य सवाल है, क्या वो इनका पालन करते हैं? एक हॉस्पिटल बनाना, एक मल्टीपल हॉस्पिटल बनाना, एक क्लिनिक बनाना, बहुत फ़र्क है। सबके अलग अलग नियम हैं, सबके अलग अलग रूल्स हैं। राजीव जी जिस आकार हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, वहाँ के डॉक्टर थे डॉक्टर पवन शर्मा, और उनके अंडर में ये इलाज हुआ। और ये इलाज जब हो रहा था उस समय उनका डायबिटीज़ 400 था, और 400 पे दिल्ली काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इन सब में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होता है, और वो रजिस्ट्रेशन में आपको जिन जिन कागजात का ज़रूरत पड़ता है वो आपको जमा करना होता है। लेकिन अभी पहले हम लोग मुख्यतः राजू जी की बात कर ले, क्योंकि राजू जी का अहम मुद्दा अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। राजू जी का जो अहम मुद्दा है वो बहुत ही शॉकिंग है, और मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ वो आप सुन के खुद शौक में आ जाओगे। राजू जी दिनांक 11/6/20 को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आकार में एडमिट हुए, और भर्ती होने के बाद उनसे पहले 25,000 एडवांस लिए गए, और फिर बाद में जाकर के 15,000 और लिए गए। मतलब कुल मिलाकर के 40,000 रुपये उन्होंने जमा किया, और वो उस हॉस्पिटल में सिर्फ 3 दिन गुजारे। उनका डायबिटीज़ 400 था, और 400 डायबिटीज़ में उनका ऑपरेशन कर दिया गया। और जो डॉक्टर हैं, मैं फ़िलहाल उनका नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन वो डॉक्टर जो भी हैं उन्होंने जो ऑपरेशन किया है वो ऑपरेशन उन डॉक्टर की पहचान बता रहा है, जो वो क्या प्रैक्टिस किया है और वो किस लेवल के डॉक्टर हैं। पहला तो ये पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है, जब मैंने उनका रिपोर्ट देखा तो मैं रिपोर्ट देख के मुझे थोड़ा शॉक इसलिए लगा क्योंकि डॉक्टर पवन शर्मा के अंडर में उनका इलाज चल रहा था, और जब हेमेटोलॉजी एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें डॉक्टर पीके शर्मा ने रेफ़र किया था, डॉक्टर पीके शर्मा द्वारा रेफ़र किया गया टेस्ट के लिए। लेकिन जब 11/6/20 का ही दूसरा रिपोर्ट देखा जो बायो केमिस्ट्री का टेस्ट था, उसमें मैंने पाया डॉक्टर रश्मि शर्मा का नाम। आप पूछो कि ये डॉक्टर रश्मि शर्मा है कौन? ये डॉक्टर रश्मि शर्मा हैं डॉक्टर पवन शर्मा की वाइफ। और आपको सुन के शॉक लगेगा, ये डॉक्टर रश्मि शर्मा जो हैं वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है जो वो इलाज नहीं कर सकती, लेकिन एक सोचने वाली बात ये है, जो एक हॉस्पिटल में जो एक एलोपैथिक हॉस्पिटल है उसके अंदर में एक पेशेंट का एक एलोपैथिक डॉक्टर भी इलाज कर रहा है और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इलाज कर रहा है। ये कैसे संभव है? ये एक शॉकिंग न्यूज़ है जो इस हॉस्पिटल के अंदर में हुआ है। और मैंने मैडम का हिस्ट्री निकाला, मैंने पता किया जो क्या वो सही में आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो मैंने पाया जो जी हाँ वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और 28 ईयर्स से वो अभी इलाज कर रही हैं, मतलब एक्सपीरियंस उनका 28 ईयर्स का है। और डिग्री उन्होंने दिव्या कॉलेज करोल बाग से लिया 1999 में, और PhD
सॉरी, PGDHM जो उन्होंने किया है वो इग्नू से किया है 2007 में, और अभी 1992 से 2018, आप सोच सकते हो इतने दिन से वो हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। अब क्या इलाज हो रहा होगा वो भगवान जाने। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे की जो बात है वो राजू जी पर ही है। तो राजू जी को वहाँ ट्रीटमेंट के अंदर में जो ट्रीटमेंट हुआ उनका, वो ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत हुआ, और जब ट्रीटमेंट होने के बाद बिल मांगा गया तो वो बिल भी उन्हें नहीं दिया गया। ये सबसे शॉकिंग बात था। जबकि उपभोक्ता फॉर्म के अकॉर्डिंग जब कोई सामान लेते हैं या कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बिल डिस्चार्ज के समय एट अ टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है जो किसी डॉक्टर का इंतजार किया जाए कि डॉक्टर साहब आएंगे उसके बाद बिल दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ ये चीटिंग का मामला है, वहाँ चीटिंग हुआ है, वहाँ लोगों के साथ चीटिंग होता है, और इस पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर जो ये हॉस्पिटल होते हैं इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ख़ास करके एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो कोई साधारण चीज़ नहीं है। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बता दूं आपको, तो इसके जो कानून हैं, जो भारतीय एक्ट के तहत बताया गया है, दिल्ली नर्सिंग होम अधिनियम 1953 धारा 5 के तहत पंजीकरण, भूमि का आवंटन, राज्य DI, SIDC, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, SSIDC, इन सब से परमिशन लेना होता है। निर्माण गतिविधि और भवन योजना की स्वीकृति लेनी होती है। इसमें भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा लाइसेंस लिया जाता है, उनके अंडर में काम होता है। कारखाने के मुख्य निरीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजली बोर्ड, सारी इनको लाइसेंस देते हैं। इनके तहत सारी कार्रवाई होती है, लाइसेंस दिए जाते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ज़मीन का जो आवंटन होता है। जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं जिसमें हर एक सुविधा होती है, वो हॉस्पिटल का जो एरिया होता है, जितने एरिया में हॉस्पिटल बना है उतने एरिया का 40% जगह आगे खाली छोड़ना पड़ता है। ये अधिनियम के अंदर आता है। और साथ में हॉस्पिटल के चारों तरफ रास्ता होना चाहिए ताकि फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस हो, वो चारों साइड आसानी से जा सके किसी भी परिस्थिति में। हॉस्पिटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बॉयलर। इसका निरीक्षण प्रमाण पत्र भी होना बहुत आवश्यक है। अगर मैं टोटल जो लाइसेंस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं टोटल निकालूँ तो 100 से ऊपर हैं। 100 से ऊपर ऐसे पेपर्स हैं जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये आधार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके पास मेरे ख्याल से अभी तक जितना मैं जान रहा हूँ, इनके पास शायद 10% से कम ही लाइसेंस होगा। 10% भी शायद इनके पास ना हो, क्योंकि ये रोड पे ही बने हुए हैं। और ये पहले एक डायग्नोसिस सेंटर था, और इसका PNDT जो लाइसेंस नंबर है वो 1345 है। लेकिन ये PNDT लाइसेंस मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे इनका लाइसेंस नंबर कहीं मिला नहीं। लेकिन जब मैंने दिल्ली काउंसिल के साइट पे गया और आकार नर्सिंग होम का, आकार क्लिनिक का जब मैंने नंबर देखा तो वो रजिस्टर्ड है, लेकिन आकार मेडिकल क्लिनिक के नाम से रजिस्टर्ड है, ना कि आकार मल्टी
स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से है। इसी तरह जो नगर परिषद है, नगर निगम है, उसमें इनका नाम जो अभी है प्रवर्तन, इन पे कार्रवाई करना अति आवश्यक है और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब राजू जी का केस हुआ था तो मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया था और उनसे मिलके मुझे ऐसा लगा जो वो एक बदतमीज़ आदमी हैं, जिनको तमीज़ नहीं है बात करने का। लेकिन हमारे देश में कहा जाता है डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मरीज़ उनके पास जाते हैं, अगर वो प्यार से दो बोल दे तो मरीज़ या पेशेंट जो भी हैं वो आधा उसी वक्त ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है उनका नेचर काफ़ी स्वीट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो ऐसे डॉक्टर से बच के रहें और एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मैं आगे भी सर्वे कर रहा हूँ और जो रिपोर्ट बनते हैं उसके आधार पे इनकी जांच की जाए। और मैं हर एक चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा जो ऐसे डॉक्टर्स को एक्सपोज किया जाए। लेकिन एक बात और सामने आती है, आखिर ऐसे डॉक्टर्स अपना काम कैसे निकाल लेते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचारी, घूसखोरी बहुत ज़्यादा है और इसी को आधार बना के ये डॉक्टर अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन अब मुझे विश्वास है जो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मोदी सरकार है और मोदी सरकार है तो सब संभव है। अभी राजू जी का सेहत काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी स्वस्थ भी हैं और हम लोग चाहेंगे जो वो जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच आए।